हेलो एवरीवन। आज हम अपना अगला केस डिस्कस करेंगे, दैट इज राम बाबू ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा केस 2020। हमारी जजमेंट सीरीज आगे आगे बढ़ती जा रही है ईयर बाय ईयर एंड विल डिस्कस ऑल द केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टिल 2023 एंड उसके बाद भी अगर कोई जजमेंट आएगी वी विल डिस्कस ऑल द जजमेंट्स ऑन द सेम चैनल। सो बिफोर प्रोसीडिंग टुडेज जजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको यहां पर यूपीएससी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आप एक्सेस कर सके। सो एज यूजुअल जैसे हम केस को डिस्कस करते हैं, हम अपने अब हर एक केस को डिस्कस करा है उससे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं सो दैट आपको पता लगे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा गया, भाई क्या जरूरत पड़ी कि ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। हमने लास्ट केस पढ़ा था, अभी डिस्कस किया था एंड उसमें भी हमने ऐसे ही इंट्रोडक्शन, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट एंड द जजमेंट, चार पार्ट्स हमारे रहे हैं जजमेंट के कि क्या उसका इंट्रोडक्शन रहा है, पिटिशनर के क्या व्यू पॉइंट थे, रिस्पोंडेंट के क्या व्यू पॉइंट थे एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। नाउ ये केस भी अगर हम कहें जैसे हमने लास्ट केस पढ़ा तो उसमें हमने इंटरनेट सस्पेंशन की बात करी थी, सेम अगर मैं कहूं तो ये केस भी अभी करंट अफेयर में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ आरपीए एक्ट 1951, जबकि आपने देखा कि अभी राहुल गांधी जी को कन्विक्शन हुई एंड वो डिस्क्वालीफाई हो गए बीइंग एन एमपी। सो यहां पर सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या जो डिस्क्वालिफिकेशन है यहां पर कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इसमें प्रोविजंस दिए हैं। सो आंसर इज नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन दिस इश्यू। कॉन्स्टिट्यूशन खाली आपको ये बताता है अंडर आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 102, जिसमें कि यहां पर बताया गया है कि किस किस बेस पर यहां पर एक कोई भी लेजिस्लेचर यहां पर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एमपी या एमएलए फॉर एग्जाम्पल अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, हम कहें जैसे कि आप माल्या को देखेंगे, विजय माल्या जी गए हैं, उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि कोई भी पार्लियामेंट का जो लॉ बनाया हुआ है उसके अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, या फिर हम देखते हैं कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसके अंतर्गत भी, या फिर उन्होंने कोई वॉलंटरली सिटीजनशिप ले ली है किसी कंट्री की तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एंड ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि यहां पर जो एमपीज हैं जिनके खिलाफ अभी एट प्रेजेंट केस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वो भी अभी हम देखते हैं कि वो एमपी बनकर यहां पर लोकसभा या राज्यसभा में बैठे हैं। एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे तो 43% ऐसे लोग हैं, बट सवाल वही आया कि किसी के खिलाफ अभी तक प्रूव हो चुका है एंड मैक्सिमम है जिनके खिलाफ अंडर ट्रायल अभी चल रहे हैं। यहां पर यही सवाल उठा गया इस केस में, दैट इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, कि जो बंदे जिनके पास क्रिमिनल पास्ट में रिकॉर्ड रहे हैं वो भी पॉलिटिक्स में यहां पर घुस रहे हैं एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये सवाल उठा गया कि इट इज हार्मफुल फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, ये एक हार्मफुल है एक चीज एक पब्लिक इंटरेस्ट में कि जो क्रिमिनल्स हैं जिनका यहां पर बैकग्राउंड यहां पर रहा है, जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, वो भी यहां पर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं एंड उसके बाद वो लॉ बना रहे हैं फॉर द पब्लिक। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया गया, ये कहा गया कि यहां पर ओवर द ईयर्स हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक्सप्लेनेशन उनको देनी होगी कि क्यों वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले बंदे को यहां पर खड़ा कर रहे हैं। एंड अगर हम डेटा की बात करें तो 2004 में 24% थे, जो कि उसके बाद 30% हुए एंड एट प्रेजेंट अगर हम कहें कि जो 2019 में जो चल रही है यहां पर लोकसभा, उसमें अराउंड 43% ऐसे एमपीज हैं जिनके खिलाफ यहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। सेम सवाल आप देख रहे होंगे आजकल टीवी पे चल रहा है कि राहुल गांधी के अलावा बाकी सब एमपीज को क्यों नहीं अभी तक कोर्ट ने किया, तो यहां पर सेम आंसर न्यूज़पेपर में आया कि उनके खिलाफ अभी तक कोर्ट ने यहां पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है या फिर कुछ प्रूव नहीं हुआ है। ओके, तो यहां पर एक तो सेपरेशन ऑफ पावर का भी इशू आया हुआ है। अगर आप देखते हैं कि 3 ऑर्गन्स हैं हमारे पास, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी वन, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, कोई भी यहां पर एक दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। तो यहां पर ये कहा गया कि 102 आर्टिकल में जब ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस बेस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, कि क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर यूज कर आर्टिकल 142 जो कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को
स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस लाने के लिए कोई भी यहां पर जजमेंट दे सकती है, बट इन द प्री एग्जिस्टिंग लॉज ओनली, यहां पर कोई भी नई चीज नहीं ऐड कर सकती है। तो यहां पर जो पिटिशनर था उसने कहा कि द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, कि इलेक्शंस में जो कंटेक्स्ट कोई भी खड़ा होता है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी मींस स्टैट्यूट से बना हुआ है, दैट इज बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि यहां पर कहा गया है कि जहां इट मस्ट बी फॉलोड बाय द परसुएंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। भाई एक कंप्लीट गवर्नेंस के लिए यहां पर आपको ये चीज सारी फॉलो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि किसी के पास क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो आप उसको भी यहां पर एक्टिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत लेकर आ रहे हैं। तो ये कहा गया है कि जो बंदे जो ऑलरेडी लॉ को ब्रेक कर रहे हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए इन द इलेक्शन एंड शुड नॉट बी मेड अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। यहां पर पिटिशनर ने यहां पर ये बात आगे रखी। ये कहा गया कि जिनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए, रेदर वो कैंडिडेट्स जिनका बिल्कुल क्लीन बैकग्राउंड है उनको पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे आगे लेकर आने चाहिए। जैसे कि आपने देखा भी अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं न्यू पार्टीज यहां पर अभी जनरेट हो रही हैं जो कि बहुत यंग यहां पर एमएलएस को लेकर आ रही हैं। एंड पिटिशनर ने कहा कि जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आर सेट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, यहां पर पब्लिक एट लार्ज का फायदा होना चाहिए। ये नहीं कि खाली जस्ट जिनको क्रिमिनल बैकग्राउंड है आप उनको यहां पर क्या कर रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्ड में लेकर आ रहे हैं एंड उससे आप एक्टिव पॉलिटिक्स को बेकार कर रहे हैं। रिस्पोंडेंट साइड पे यहां पर कुछ पॉइंट आए गए, पिटिशनर ने तो ये पॉइंट रख दिए। रिस्पोंडेंट ने कहा कि यहां पर सबसे पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंस यूज किया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंस क्या कहता है कि जब तक आपके खिलाफ कुछ भी चीज प्रूव नहीं हुई है यहां पर तब तक आप इनोसेंट हैं। सो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंस सबसे पहले लेकर आया गया कि जब तक अगर प्रूव ही नहीं हुआ है तो कोर्ट वहां पर उसको नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर को अगर हम यूज किए जाए तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर कोर्ट यहां पर कुछ और ऐड ऑन करने की कोशिश करेगी तो सेपरेशन ऑफ पावर को यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर डाइल्यूट कर रहे हैं। एंड उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस लाने के लिए कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है, वहां पर देयर इज नो स्कोप ऑफ एडिंग द वर्ड्स बाय कोर्ट्स इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें कोई भी नया वर्ड ऐड नहीं किया जा सकता है। रिस्पोंडेंट की साइड से ये पॉइंट रखा गया। एंड उसके बाद ये 3 आर्टिकल्स, इसमें 4 चीजें यूज करी गई हैं। नंबर 1 इज आर्टिकल 129 which says that Supreme Court to be a court of record, and the Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt. जो भी contempt करेगा, contempt of court इस पे punish कर सकता है। Doctrine of innocence मैंने आपको बताया कि no one is guilty until they are found guilty। भाई जब तक आपके खिलाफ कुछ प्रूव ही नहीं हुआ है कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो क्वाइट ऑब्वियस है तब तक आप इनोसेंट ही कहलाए जाएंगे। 142 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कोई भी डिक्री या कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। कंप्लीट जस्टिस वर्ड हियर इज यूज्ड वन। अब फाइनल जजमेंट आने का टाइम आया जिसपे कुछ पिटिशनर्स ने पॉइंट रखे एंड कुछ रिस्पोंडेंट्स ने पॉइंट रखे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है पहला पॉइंट तो कि जितने भी सेंट्रल पार्टीज हैं, स्टेट लेवल पर पार्टीज हैं, उनको जो भी उनकी वेबसाइट बनी हुई है, फॉर एग्जांपल बीजेपी की कोई साइट बनी हुई है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस की कोई वेबसाइट बनी हुई है, कि यहाँ पर उनको कैंडिडेट्स के नाम अपने देने पड़ेंगे कि जो उनके कैंडिडेट्स जिनके खिलाफ एक पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं अगेंस्ट द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यहाँ पर नाम देने पड़ेंगे कि क्यों उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले बंदों का नाम चूज करा एज कंपेयर टू द अदर वन। दैट मीन्स आपको अपनी वेबसाइट पे यहाँ पर नाम अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद कोई भी एक लोकल न्यूज़पेपर या कोई भी एक न्यूज़पेपर जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में आता है या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन विद इन 48 आवर्स जैसे ही आपने सिलेक्ट किया है आपको पब्लिश करना पड़ेगा कि यहां पर आपने इन कैंडिडेट्स को यहां पर खड़ा करवाने के लिए जा रहे हैं एंड you have to confirm the directions given by the election commission. Okay, थर्ड पॉइंट ये कहा गया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको एक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। दैट इज कंप्लायंस रिपोर्ट किसके बेस पे बनेगी? विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, विद द इलेक्शन कमीशन विद इन 72 आवर्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट।
अगर आपने वो कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं दी तो यहां पर इलेक्शन कमीशन शैल ब्रिंग सच इंसिडेंट टू द नोटिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज बिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहां पर 129 आर्टिकल के अंतर्गत आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है। जैसे कि आपने केस देखा था यहां पर शांति भूषण, यहाँ पे प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी के लड़के प्रशांत भूषण, जिनको हुआ तो ₹1 का चार्ज ही था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहां पर सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकती है एंड आपको पनिश कर सकती है। सो हियर द कंक्लूजन इज कि जो भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के एमपीज या एमएलएज आ रहे हैं, जिससे कि पब्लिक एट लार्ज या पब्लिक वेलफेयर डाइल्यूट हो रहा है, बिकॉज जो कि रूट कॉज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है उसको यहाँ पर वो डाइल्यूट कर रहा है, जिसके कारण जो इनोसेंट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर पॉलिटिक्स में अच्छा काम करने के लिए जंप नहीं कर पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जितने भी यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं यहाँ पर ये पॉलिटिकल हेल्थ को यहाँ पर सुधारने के लिए ही दी गई हैं, सो दैट आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोक सको। सो दिस वाज द स्टेप टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप द कैंडिडेट्स विद द पेंडिंग क्रिमिनल बैकग्राउंड केसेस, सो दैट यहाँ पर इनोसेंट बंदे यहाँ पर सामने आए एंड वो एक्टिव पॉलिटिक्स में एक हेल्दी सिस्टम को क्रिएट कर सकें। एंड पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर कहा गया है कि उनको ये जो कंप्लायंस रिपोर्ट है, दैट इज द रिपोर्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो 129 आर्टिकल यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस पूरे केस में एक डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन भी यूज किया गया था। कलरेबल लेजिस्लेशन हम पहले की जजमेंट्स में यूज कर चुके हैं, यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि वो चीज जो कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते आप उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। भाई डायरेक्टली अगर कुछ यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने कहा कि डायरेक्टली अगर कुछ नहीं दे रखा तो सेपरेशन ऑफ पावर, इनडायरेक्टली भी आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, दैट इज दे विल यूज द फंडा ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंस, कि जब तक आपके खिलाफ अगर प्रूव नहीं हो रहा है तब तक आप गिल्टी नहीं है। सो दिस वाज आवर केस ऑफ दिस वन ठाकुर वन केस। सो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट जजमेंट पर आएंगे जिसमें हम आरबीआई वर्सेस दिस इंटरनेट वाला केस को डिस्कस करेंगे एंड वन बाय वन हम 2023 तक की सारी जजमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल।